आइए दोस्तों, तो प्रवेश करते हैं नए चैप्टर में और बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जो कि इस चैप्टर का नाम है। अब बेसिकली इस चैप्टर के अंदर तीन एलिमेंट हमें देखने को मिलेंगे। एक तो हम पूरा का पूरा जो पूरा फोकस रहेगा वो हमारा बात करेगा किसके ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो क्या होगा। मतलब हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे आईएफआरएस की। और फिर इस इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको अगर हम इंडिया में लेके आते हैं तो उसको नाम दिया जाता है इंड एएस, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सिंपल अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखा है दैट इज ऑल्सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट ये एक आप कह सकते हो ओल्ड वर्जन है। और उसी को जब रिफाइन किया गया इंटरनेशनल लेवल के दायरे में रखते हुए, तो जो हमारा रिफाइंड वर्जन निकल के आया उसको हम नाम देते हैं किसका, इंड एएस का, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ठीक है, अब ये होते क्या है, तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग क्या है वो आप देखते आ रहे हो, चैप्टर नंबर 5 तक आप पहुंच चुके हो। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स का मतलब एक आप सिंपली कह सकते हो कि कुछ यहां पे क्या बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए, रूल्स बनाए गए, और इस रूल्स को कहा गया कि आपको अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करना है। अब जब आपसे ये कहा जाए कि कुछ रूल्स बनाए गए और अकाउंटिंग करते वक्त उसको फॉलो करने के लिए कहा जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर इसी प्रकार से कुछ हमने पढ़ा था जहां पे हमने बात की थी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की। तो फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस रह गया। डिफरेंस ये है कि जितने भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसके अंदर से काफी सारे प्रिंसिपल्स जो थे उसके अंदर आपको कई प्रकार के ऑप्शंस मिलते हैं कि आप चाहे तो ये कर लो, चाहे तो वो कर लो, ये नहीं करना तो उसके बदले ऐसे काम कर सकते हैं। मतलब कि उसके अंदर आपको ऑप्शंस दिए गए, कई सारी वहां पे आपको वैरायटीज दी गई। और ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इसको आप इन जनरल कहते हो कि ये रिकमेंडेटरी इन नेचर होता है। मतलब ये आपको रिकमेंड किया गया कि आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा, बट ये आपके ऊपर इंपोज नहीं किया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या खासियत है कि ये आपके ऊपर क्या किया जा रहा है, इंपोज किया जा रहा है। मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपको ये बात बताई गई कि क्या करना आपके लिए ठीक है, नैतिकता की बातें वहां की गई और यहां पे कानून की बातें की जा रही है। इस तरीके से डिफरेंस समझे। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मंदिर जाना अच्छी बात है, दैट इज व्हाट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेकिन रेड लाइट पे आपको रुकना पड़ेगा, दैट इज व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि वो मैंडेटरी इन नेचर है, सभी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर रेड लाइट क्रॉस करनी है तो उसके नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर हम जो बातें कर रहे थे वो बेसिक्स थी, वो आपको फॉलो करेंगे तो आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वहां पे डेवलप होगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होंगे वो वाइडली एक्सेप्टेबल होगा, उसको अच्छा प्रमाणित किया जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड्स वो चीज हो गई कि आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करें कि या ना करें, ये तो आपको मैंडेटरली फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो हम यहां पे बेसिकली अकाउंटिंग के किसकी बात कर रहे हैं, लॉज की बात करेंगे। मोटे मोटे तौर पे हम अकाउंटिंग के लॉज की बात करेंगे। अब यहां पे जो लेवल है आपका 11th क्लास का, उसके अंदर आपको ये बात बताई जा रही है कि ये लॉज होते क्या हैं और इसके होने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। इसके अंदर जो हम यहां पे बात करेंगे चैप्टर 5 में वो ये है कि ये लॉज क्या होते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, और इस लॉज को ओवर द टाइम किस तरीके से डेवलप किया गया है, इसको किस तरीके से और मॉडिफाई किया गया है और इंप्रूव किया गया है। इस टाइप की बातें यहां पे होंगी। अब ये एक्चुअली में लॉज क्या होते हैं, कितने लॉज हैं और उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, वो सारा आपके कोर्स में कवर नहीं होता है। ऑल्दो किसी व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा हो कि मुझे ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जानने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, तो इसके लिए एक अलग से सीरीज अवेलेबल है जिसके अंदर हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपके हैं 32, मतलब 32 ऐसे लॉ हैं, 32 ऐसे नियम हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से ये शुरू होता है और यहां से करते करते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 तक ये जाता है। तो ये जो 32 स्टैंडर्ड है, इन 32 के 32 स्टैंडर्ड्स को अलग से डिफाइन किया गया है, एक स्टैंडर्ड को एक वीडियो में। उस तरीके से कुल 32 वीडियोस आपके पास अवेलेबल कराई गई है जो कि अलग से अवेलेबल है आपके प्लेलिस्ट में। ये सिर्फ उनके लिए जिनकी ये जिज्ञासा हो कि हमें 11th क्लास के जो कोर्स है उसके बाहर भी जाके पढ़ना है और अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज को इनहेंस करना है, वो इसको रेफर करें। अदरवाइज कोर्स की बात करें तो आपको ये पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता कि ये कौन से 32 स्टैंडर्ड है और इनके अंदर क्या क्या बातें
हो रही हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको इतने पे लिमिट कर दिया गया है कि ये होता क्या है, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या इसकी बुराइयाँ हैं और किस तरीके से इसको डेवलप किया गया है, कौन डेवलप करता है, इस टाइप की बेसिक्स बातें यहाँ पे आपको जाननी है इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, कुछ खास और नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो हम इसकी बात करेंगे वो बात करेंगे हिस्ट्री की, जिसको मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह हैं ये आपके रिकमेंडेटरी इन नेचर है और इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। प्रिंसिपल्स बनाने का जो मेन पर्पस था वो क्या था कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो उसके अंदर क्या आए, यूनिफॉर्मिटी आए, उसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्मिटी आए। साथ ही में दूसरा जो पर्पस था ये कि वो आपका कंपेरेबल रहे, कंपेरेबल, हम उसको एक पीरियड को दूसरे पीरियड से कंपेयर कर पाए, साथ ही में एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर पाए। अब अगर किसी ने प्रिंसिपल्स को फॉलो किए हैं तो उसके अंदर अगर कंपैरिजन करना है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, मतलब विद इन अ फर्म 2025 को 2026 से अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कर पाएंगे क्योंकि आपने प्रिंसिपल फॉलो किया है। लेकिन अगर आपको ABC लिमिटेड को कंपेयर करना है XYZ लिमिटेड से तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल्स ये फॉलो कर रहा है वही प्रिंसिपल्स क्या ये फॉलो कर रहा है। अगर दोनों लोग सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तभी ये कंपेरेबल है, अदरवाइज कंपेरेबल नहीं है। तो प्रिंसिपल्स में क्योंकि ऑप्शन है इसलिए आपके पास ये सवाल है कि क्या ये फॉलो कर रहा है, क्या ये फॉलो नहीं कर रहा। बट अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इसकी बात करते हैं तो हम तो ये मैंडेटरली कहते हैं कि भैया ये भी इसको फॉलो कर रहा होगा और ये भी इसको फॉलो कर ही रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन की कोई बात नहीं है। तो इसलिए स्टैंडर्ड जो है वो कंपेरेबल बनाता है, दो फॉर्म्स को भी आपस में यूनिफॉर्मिटी पैदा करता है और नो डाउट कि वो यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफी मददगार साबित होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्रीज। अब इसके अंदर डेवलपमेंट्स किस तरीके से हुई है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बेसिकली कहां से डेवलप किया गया, जो जो अलग अलग से हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उन्हीं को हमने रूल्स में फ्रेम कर दिया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लेके आ गए। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये बेसिकली कौन इशू करता है, तो हमारी इंडिया के अंदर हमारा एक इंस्टीट्यूट है। बेसिकली रूल्स है तो रूल्स को कोई ना कोई तो बनाएगा, तो वो रूल बनाने का जो जिम्मा है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है ICAI को, इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये वो इंस्टीट्यूट है जो आपके CA के कोर्सेज को कंडक्ट कराता है। तो इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करेंगे अच्छे से। तो इन्होंने अपना एक काउंसिल बनाया है। काउंसिल मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो कि इसके ऊपर अपना पूरा का पूरा काम करते हैं। जब ये काम कर लेते हैं ICAI वाले तो इसको ये आगे ले जाते हैं किसके पास, इसको एक कमिटी के आगे ये सबमिट करते हैं जिसका नाम है NACAS, नकास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये नकास अगर इसको कहता है कि हाँ जो इन्होंने बनाया वो सही बनाया है तो ये आगे चला जाता है कहां पे, ये चला जाता है मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और मिनिस्ट्री इसको क्या कर देती है, अप्रूव कर देती है। अप्रूव करने के बाद ये सभी के ऊपर लागू होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो ICAI ने टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं, तो ICAI ने टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं। लेकिन इसमें से अप्रूव कितना हुआ, मतलब इन्होंने तो इशू किया, जब ये इशू करते हैं तो वो रिकमेंडेटरी इन नेचर होता है, लेकिन जैसे ही उसको मिनिस्ट्री अप्रूव कर देती है और उसको अनाउंस कर देती है, पब्लिश कर देती है गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसके बाद से वो मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो 32 में से 29 ऐसे हैं जो कि इन्होंने अप्रूव कर रखे हैं, मतलब ये 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर विच आर अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लेकिन अगर हम बात करें इशू कितने किए हुए हैं ICAI ने, तो इशू कितने कर रखे हैं 32। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना है आपको। सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि अप्रूव कितने हो रखे हैं मिनिस्ट्री के द्वारा तो 29 है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इशू कितने किए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो वो हमारे 32 है। मतलब कि इसके अंदर से जो 3 बच जाते हैं वो अगर आप पालन नहीं करोगे तो कोई सजा नहीं मिलेगी उसके अंदर, लेकिन वो रिकमेंडेटरी है। ICAI को ऐसा लगता है कि इसको भी आपको अडॉप्ट करना चाहिए, इसलिए वो 3 बच गए। लेकिन इस मिनिस्ट्री को और इस कमिटी को ऐसा नहीं लगता था कि ये इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए, तो उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया है। अप्रूव जो किए हैं वो मैंडेटरी है आपके। तो दिस इज द ब्रीफिंग अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसको थोड़ा सा अपने कोर्स मटेरियल से रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, तो क्या बात बता रहा है, अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू नंबर ऑफ पार्टीज। ठीक है भाई, हमारा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। और ये क्या करता है, ये कुछ हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, हमारे पार्टीज को। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो यूजर्स। ठीक है, यूजर्स को ये क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यूजर्स कौन होते हैं, तो आपने देखा था इंटरनल एक्सटर्नल, इन्वेस्टर्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ETC। इस तरीके से आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मल्टीपल टाइप्स के यूजर्स होते हैं।
अब ये बेसिकली क्या करते हैं, जो इनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है, उसको प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेनली हम क्या बना के चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको मोटा मोटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ये एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, ये हम प्रस्तुत करते हैं किसके सामने, यूजर्स के सामने, और यूजर्स के बेस पे डिसीजंस वगैरह लेती है। ठीक है सर। नाउ यहां पे एक रेफरेंस दिया गया है सेक्शन 129, किसका है सेक्शन 129, ये है कंपनीज एक्ट 2013 का। इन्होंने एक बात बताई, क्या बात बताई, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी इंटरप्राइज बनाती है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू पे आधारित। मतलब कि उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर्स यूज हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और जिस तरीके से भी उसको फ्रेम किया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन, किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। उसको इतनी ध्यानपूर्वक बनाना है कि उसकी जो प्रेजेंटेशन, उसका आउटकम निकले वो ट्रू एंड फेयर हो, उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशंस या कोई भी विंडो ड्रेसिंग जैसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या वो दिखाएगा बेसिकली, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करेगा, जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं और जो भी हमारी पोजीशन है, बेसिकली जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है विच इज फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और जो भी हमारा बैलेंस शीट है विच इज फाइनेंशियल पोजीशन, वो एक फेयर और ट्रू व्यू देना चाहिए। ठीक है, अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है, ये कंपनीज एक्ट ने कहीं नहीं बताया, या फिर कंपनीज एक्ट के अलावा भी किसी और एक्ट या किसी और स्टैट्यूट ने इसको डिफाइन नहीं किया। मतलब कि इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है किसके लिए, यूजर्स के लिए। हम पैराग्राफ को ब्रेक करें तो हम क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए किसको चाहिए, यूजर्स को चाहिए। फिर कंपनीज एक्ट बीच में आके कहता है कि यूजर्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देना है वो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है, क्या ऐसा कर रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू हो जाएगा, वो नहीं बताया गया। तो फिर हमने क्या देखा कि भैया क्या कर सकते हैं बेस्ट, तो उसके लिए हम गए किसके पास, गैप के पास। हमने देखा कि कई सालों से, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या हम फॉलो कर रहे हैं, हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और कई सारे कन्वेंशंस हैं, जिससे क्या हमें मदद मिलती है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंपेरेबल हो पाते हैं और उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ पाती है। ये क्वालिटी थी किसकी, गैप की। तो हमने गैप की बात कर ली कि भैया गैप के अंदर ये सारी अच्छाइयां है, लेकिन गैप के साथ दिक्कत क्या है कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं आपको, इसके अंदर उसको दिए गए हैं कई सारे ऑप्शंस। मतलब कि अलग अलग जो इंटरप्राइजेस हैं वो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करती हैं, क्योंकि उसके अंदर उसको अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस मिलते हैं। और इससे दिक्कत क्या आती है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अगर एक फर्म की दूसरी फर्म से आप कंपेयर करो तो वो कंपेरेबल नहीं रह जाते, उसके अंदर कंपेयर करने में दिक्कत होती है। मतलब गैप आपको कहीं ना कहीं मदद करता है एज कंपेयर टू, अगर आप कहें कि कोई भी आप पॉलिसी या कोई भी प्रिंसिपल फॉलो ना करें तो उसके मुकाबले गैप आपको काफी हद तक मदद तो कर देता है, लेकिन वो रिकमेंडेटरी है और उसके अंदर कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। आपको जजमेंट के लिए कहा गया है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है, कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते। इस वजह से दो ऑर्गेनाइजेशन की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर करने बैठेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, हम कह सकते हैं कि वो अनकंपेरेबल है। ठीक है सर, तो फिर क्या किया जाए, अब इस चीज को भी दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि यूजर्स को तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करने होंगे। इसके लिए जरूरत पड़ी किसकी, एक स्टैंडर्ड की। इसके लिए जरूरत पड़ी कि इसको कैसे हार्मोनाइज या फिर स्टैंडर्डाइज किया जाए, ताकि सभी लोगों के लिए जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो कुछ मैंडेटरी कर दिए जाएं, जिससे कि हमारी ये अनकंपेरेबल जो है वो कंपेरेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस जरूरत को दूर किया किसने, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे आया, तो उसके लिए एक कमेटी है जिसका नाम है द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, IASC। ये कब स्थापित हुई है, इसकी स्थापना हुई है 29 जून 1973। ये आप कह सकते हो डेट, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो सकता है ये काम आ जाए, जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है वो कब स्थापना उसकी की गई थी। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे कमेटी बनाई गई जिसके अंदर इंडिया के भी कुछ प्रोफेशनल बॉडीज शामिल हैं और अलग अलग देशों के भी कुछ प्रोफेशनल बॉडीज शामिल हैं। इस कमेटी के अंदर क्या काम किया गया, इस कमेटी के अंदर काम किया गया इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करने का। मतलब कि एक कमेटी बनाई गई ग्लोबल लेवल पे, जिसके अंदर हर कंट्री से कुछ लोगों ने हिस्सा लिया, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज ने हिस्सा लिया, और इन सभी ने बैठ के यहाँ पे मंथन किया और डिसाइड किया कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और उस हिसाब से अपने अपने देशों में, अपने अपने कंट्रीज में उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया।
ठीक है सर। तो ये हो गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कमेटी और कमेटी के सदस्य की बात। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के कौन से ऐसे सदस्य हैं जो कि इस कमेटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो दो ऐसे प्रोफेशनल बॉडीज को यहां पे शामिल करने के लिए कहा गया। एक है आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी बात हमने पीछे की थी, ICAI इसको शॉर्ट में कहते हैं। ये वो इंस्टीट्यूट है जो कि आपके CA के कोर्सेज को कंडक्ट कराता है। और दूसरा है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आज के टाइम पे इसको हम सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। जो इसका रिनेम्ड है, जो नया नाम है वो क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो शॉर्ट में इसको भी ICAI ही कहा जाता है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के बदले कॉस्ट अकाउंटेंट इसका फुल फॉर्म में इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये दो जो है ये क्या है, हमारे एसोसिएट मेंबर्स हैं किसके, IASC के। IASC क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे बनाई गई एक कमेटी जो काम करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए। इंडिया के दो मेंबर्स वहां पे रिप्रेजेंट किए गए, बेसिकली दो प्रोफेशनल बॉडीज को वहां रिप्रेजेंट किया गया। एक है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और दूसरा है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये दो मेंबर्स तो वहां पर हैं, लेकिन अब एक्चुअल में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जिम्मेवारी दी गई वो इन दोनों को तो दे नहीं सकते, तो इन दोनों में से एक को वहां पे चुना गया है और उस जिसका चयन हुआ है वो कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इनका क्या काम है, इनका काम है कि भैया आपको इंडिया में किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना है उसके बारे में सारी चिंतन करने का काम किसको दिया गया है, ICAI को। मतलब कि इस कमेटी के मेंबर है तो इनको पता है कि इंटरनेशनली क्या चीजें चल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से काम हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज ने किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, और उस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही में इंडिया की भी कंडीशंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि हर देश की जो कंडीशंस है वो अलग अलग होती हैं, वहां के बिजनेस प्रैक्टिसेस अलग अलग होते हैं, वहां के लोग अलग अलग होते हैं, उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो अपने को ऐसा नहीं है कि ज्यों का त्यों इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप लाके अप्लाई कर पाओगे किसी भी कंट्री में। तो हर कंट्री को उसको अपने हिसाब से क्या करना पड़ता है, कस्टमाइज करना पड़ता है कि भैया इंटरनेशनल की बातें भी रह जाए और साथ ही में अपनी कंट्री की जो कंडीशंस है, जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको मिक्स करते हुए, उसको कस्टमाइज करते हुए स्टैंडर्ड्स डेवलप करने होते हैं। इसकी जिम्मेवारी किसको दी गई है, ICAI को, जो कि इंटरनेशनल लेवल की बातों को ध्यान में रखते हुए और इंडिया की कंडीशन और प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया इन्होंने कितने डेवलप करके दिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 32। लेकिन जो इसका प्रोसेस है अडॉप्टेबिलिटी का वो ये है कि इसके बाद ये एक कमेटी के पास जाता है जिसको हम NACAS शॉर्ट में कहते हैं, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये इसको अप्रूव करती है, रिकमेंड करती है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, और वो फाइनली इसको अप्रूव करके नोटिफाई कर देती है हमारे इंडिया के ऑफिशियल गैजेट के अंदर। तो इन्होंने 32 रिकमेंड किए, लेकिन जो अप्रूव हुआ है अल्टीमेटली वो कितना हुआ है, 29 रिकमेंड, 29 हमारा अप्रूव हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि चलता था, चलता आ रहा था। अब इसकी कुछ एडवांसमेंट है जिसके अंदर हम इंड एएस की बात करेंगे, जो कि आगे हमारे टॉपिक में कनेक्ट होता जाएगा। बट फिलहाल हमें पुराना और ये जीवित है आज के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खत्म हो गया है और उसकी जगह पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज की डेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा एडवांस किया गया और इसलिए इंडिया में आज के टाइम पे दो स्टैंडर्ड्स चलते हैं। एक चलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरा चलता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये भी इंडियन ही है, लेकिन इसको पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता था। इसी के अंदर कुछ और उलटफेर किया गया और उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाने लगा। कुछ लोग इसको अप्लाई करते हैं, कुछ लोग इसको अप्लाई करते हैं। उसकी क्या कैटेगराइजेशन है वो अपन आगे अपने इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बेसिकली क्या है, कुछ ना कुछ रूल्स हैं, कुछ ना कुछ नियम कानून है, कायदे हैं, जो कि आपको रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं। मतलब कि कोई भी लॉ है, कोई भी आपका कानून होगा तो ऑब्वियसली बात है उसको आपको रिटन फॉर्म में दिया जाएगा कि भैया ये अध्यादेश है, ये आपको पालन करना है। ये जो आदेश दिए गए हैं ये मिनिस्ट्री के द्वारा दिए गए हैं और ये सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस को अपने बिजनेस के अंदर इसको अप्लाई करना है। तो दिस इज द रूल्स इन रिटन फॉर्म। ठीक है सर, क्यों बनाया गया ये रूल्स? ये रूल्स बनाने का मेन पर्पस क्या है कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, कि सभी लोग एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करें और उससे जो आपकी जो भी प्रेजेंटेशन होगी, जो भी आपकी रिपोर्टिंग होगी और जो भी आप प्रिपेयर करोगे उसको एक ही तरीके से करोगे और उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी आपकी मेंटेन हो पाएगी। मोटे मोटे दो उद्देश्य जो है वो दो ही रहते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी का और दूसरा कंपेरेबिलिटी का। ठीक है, तो ये जो बेसिकली दिया गया है किसको दिया जा रहा है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये एक्चुअल में कौन यूज करेगा, ये यूज कौन करेगा, ये यूज करेगा हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस का कौन, अकाउंटेंट।
जो अकाउंटिंग करता है, जो अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए अकाउंटिंग करके चलेगा। ठीक है, तो क्या है जी, रूल्स है, कैसे है, रिटन फॉर्म में है, क्यों है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी अपने को लेके आनी है किसके अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। और ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस। किस चीज की गाइडेंस, कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, और किस तरीके से आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है। तो मोटा मोटा इन तीनों चीजों के ऊपर ये गाइडेंस आपको देता है कि इन बातों को मानो, इस तरीके से करो तो आपका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकलेगा वो एक यूनिफॉर्म होगा और कंपेरेबल होगा। ठीक है सर, ओके जी। अब इनको कोलर साहब ने किस तरीके से डिफाइन किया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मोड ऑफ कंडक्ट क्या है, अ मोड ऑफ कंडक्ट, ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज नॉट मोड ऑफ कंडक्ट, इसको मैं नोट्स में करेक्ट कर लूंगा, आप इसको मैनुअली करेक्ट कर लें, दिस इज व्हाट अ कोड ऑफ कंडक्ट, ये टाइपो मिस्टेक। अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन एन अकाउंटेंट बाय कस्टम लॉ एंड अ प्रोफेशनल बॉडी, मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिकली मतलब क्या होते हैं, रूल्स, लॉज, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इंपोज किसके ऊपर किया जा रहा है, ये नो डाउट अकाउंटेंट के ऊपर, क्योंकि एक्चुअल में अकाउंटिंग जो परफॉर्म करता है वो कौन करता है, अकाउंटेंट परफॉर्म करता है। और कौन इसको इंपोज करता है, कहीं पे कस्टम है, कहीं पे इसके लॉ है, और कहीं पे इसके प्रोफेशनल बॉडीज हैं। तो प्रोफेशनल बॉडीज में बेसिकली मैंने किसका नाम लिया, ICAI का। लॉ की बात करें तो वो लॉ कौन आपका इंपोज करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और कस्टम इज लाइक कि प्रथा है, उसको स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में ले आया और आपके ऊपर वो डाल दिया गया, लाद दिया गया कि आपको इसको फॉलो करके चलना है वाइल अकाउंटिंग। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल टर्म जिसको कोलर डिफाइन किया कि कहीं पे कस्टम के थ्रू, कहीं पे लॉ के थ्रू, या कहीं पे प्रोफेशनल बॉडी के थ्रू जो भी कोड ऑफ कंडक्ट इंपोज किए जाते हैं अकाउंटेंट के ऊपर, उसको हम मोटे मोटे तौर पे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिली हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या था पहले, क्यों जरूरत पड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और उसको किस तरीके से डिफाइन किया है, और आने वाले टाइम में हम इसको किस तरीके से और अपग्रेड करेंगे। चलिए